नेक्स्ट हमारा चैप्टर है जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे आने से पहले एक प्रीवियस रिव्यू है पिछले चैप्टर्स का, एक हल्का सा जस्ट विद इन 1 और 2 लाइंस। तो पहले जो चीज़ हमने चैप्टर नंबर 12 में सीखी, चैप्टर नंबर 12 के अंदर हमने सीखा चार्ज ऑन अ रेस्ट और उसकी स्टडी हमने की। इट वाज रेफर्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देन वी मूव टुवर्ड्स चैप्टर नंबर 13 in where we studied about the current, the charges in a path, they are moving from high potential to the lower potential। और जब चार्जेस हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं तो हम उसे रेफ़र करते हैं करंट के, कि ये करंट है चार्जेस का मूव करना। नेक्स्ट हमने करंट के जब इफ़ेक्ट्स डिस्कस किए तो हमने फर्स्ट इफेक्ट उसका डिस्कस किया, दैट वाज द इफेक्ट ऑफ हीटिंग, और वहाँ पर हमने स्टेट किया जाउल्स लॉ। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट, और तीसरा हमने इफेक्ट डिस्कस किया था केमिकल। तो इसमें से हमने मैग्नेटिक इफेक्ट को अपनी बेस बनाते हुए हमने नेक्स्ट जो चैप्टर पढ़ा, हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वेयर देयर इज़ इलेक्ट्रिसिटी देयर इज़ मैग्नेटिज्म, कि हमने चार्जेस को पास करके हमने मैग्नेटिक फील्ड, हमने जब करंट पास किया तो करंट पास करने पर हमने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया। तो उस चीज़ के बारे में हमें कॉन्सेप्ट किसने दिया? द 2 साइंटिस्ट, मैंने उनका पहले भी आपको जिक्र बताया कि एक साइंटिस्ट थे हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टर, दूसरे थे एम्पेयर। इन दोनों का कहना ये था कि व्हेन अ करंट पासिस थ्रू अ वायर देयर इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, और जब भी किसी वायर के इर्द गिर्द करंट पास करे और उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो, दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट। और इस करंट के बारे में हमने सीखा कि ये करंट इन मैग्नेटिक फील्ड जो करंट की वजह से प्रोड्यूस हुआ, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। और इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं राइट हैंड रूल, और साथ हम इसके लिए स्क्रू रूल भी यूज़ किया जा सकता है। बोथ आर द सेम। यहाँ पर अगर आप राइट हैंड रूल यूज़ करें, अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल द थंब मस्ट बी इन द डायरेक्शन ऑफ conventional current, so direction of thumb is upward, so there will be a magnetic field in counterclockwise direction. So next अब साइंटिस्ट ने जब पहली चीज़ नोट की कि जब भी किसी वायर में से, किसी स्ट्रेट कंडक्टर में से करंट पास करता है तो इसका ओपोजिट भी होता है। ओपोजिट क्या है कि जब भी आप मैग्नेटिज्म की बात करें देयर शुड बी अ करंट। तो इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए। इन एक्सपेरिमेंट्स में से जो सबसे अहम और सबसे इम्पॉर्टेंट काम था वो 2 साइंटिस्ट का था। वन इज़ द जोसेफ हेनरी फ्रॉम यूएसए, अदर वन इज़ द माइकल फैराडे फ्रॉम इंग्लैंड। तो माइकल फैराडे की जो फाइंडिंग्स हैं वो एज़ कम्पेयर टू जोसेफ हेनरी वो कुछ ज़्यादा थी। तो हमने माइकल फैराडे के ऊपर लॉ पढ़ेंगे, जबकि जोसेफ हेनरी का वर्किंग सारी की सारी म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन के केस में है। तो मैं एक छोटा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि हाउ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वर्क। असल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये है कि मैग्नेटिक फील्ड के वो चेंज करने पर, मतलब मैग्नेटिज्म से हमने इंड्यूस करनी है इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर करंट प्रोड्यूस कर रहा था मैग्नेटिक फील्ड। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स रिवर्स, कि हमने मैग्नेटिक फील्ड से क्या बनाना है? करंट। तो शुरू पर यही कॉन्सेप्ट था कि करंट के इर्द गिर्द तो मैग्नेटिक फील्ड होता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट प्रोड्यूस नहीं हो सकता। तो इसी चीज़ को आगे हम चेक करने के लिए हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए। इनमें से कुछ एक्सपेरिमेंट्स क्या थे, मैं आपके साथ एक एक्सपेरिमेंट शेयर करता हूँ ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या। और याद रखिएगा इस चीज़ को बुक में से नहीं ढूंढना भी आपने, सिर्फ और सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करें कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कुछ यूँ सबसे पहले एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर हुआ कि एक सोलेनॉइड लिया गया, दिस इज़ द कॉइल नंबर 1, और इस सोलेनॉइड को अटैच किया गया एक सोर्स ऑफ करंट के साथ। इस सोलेनॉइड को हमने अटैच किया एक सोर्स ऑफ करंट के साथ। यहाँ पर हमने लगा रखी है इसमें बैटरी। सो हियर इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल, हियर इज़ द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। यहाँ पर हमने करंट को कंट्रोल करने के लिए एक लगा रखा है स्विच ऑन, एंड इफ़ वी मूव ऑन द अदर हैंड, हमने क्या किया, हमने जब इस स्विच को ऑन करते हैं द करंट विल पास थ्रू द सर्किट एंड थ्रू द सोलेनॉइड विच विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड इन इट अकॉर्डिंग टू एम्पीयर्स लॉ। ठीक है कि जब हम करंट पास करेंगे तो इस सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा।
अब इसका ओपोजिट करने के लिए क्या किया, हमने एक और कॉयल इसके ऊपर रखी। हमने एक और कॉयल कुछ यूँ रखी कि यहाँ पर इसके इर्द गिर्द एक कॉयल रखी गई और इस कॉयल को यहाँ से हमने क्लोज करके यहाँ पर बीच में लगाया गिल्वेनोमीटर। यहाँ पर हमने अटैच कर दिया इसके साथ गिल्वेनोमीटर कि ये कॉयल नंबर, इसको आप कह दें दिस इज़ द कॉयल नंबर 2 और ये जो सोलेनॉइड की कॉयल है दैट इज़ आवर कॉयल नंबर 1। सो अब यहाँ पर हमारे पास दो कॉयल्स हो गई, एक कॉयल नंबर 2 ये ब्लू में और ये एक ब्लैक में कॉयल नंबर 1। तो एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे इस चीज़ पे कि क्या कोई तरीक़ेकार है कि इस कॉयल ब्लू कॉयल के अंदर भी करंट इंड्यूस हो जाए। ये सिचुएशन कुछ यूँ थी, अगर आपके लिए मैं थोड़ा सा इजी करूँ, कि आप इस मैग्नेट के इर्द गिर्द यूँ एक सोलेनॉइड है तो इस सोलेनॉइड के इर्द गिर्द आपने एक कॉयल यूँ रखी थी, तो इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड जब प्रोड्यूस होता है तो हम ये नोट कर रहे थे कि क्या इस कॉयल के अंदर करंट प्रोड्यूस होता है। एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द गिल्वेनोमीटर, इट इज़ जस्ट हियर टू डिटेक्ट द करंट, ईदर करंट इज बीइंग इंड्यूस्ड और नॉट। सो कोई ऐसा हमें करंट इस कॉयल के अंदर नहीं मिला। तो लेकिन जैसे ही हमने स्विच को ऑफ किया, गिल्वेनोमीटर की नीडल डिफ्लेक्शन शो करती है। गिल्वेनोमीटर की नीडल का डिफ्लेक्शन शो करना इस बात की निशानी था कि करंट इंड्यूस हुआ उस कॉयल के अंदर। एक बात जहन में रखिएगा कि कॉयल नंबर 1 और कॉयल नंबर 2 के दरमियान में कोई कांटेक्ट नहीं है। आई रिपीट इट कि ये है कॉयल नंबर 1 तो उसके ऊपर कॉयल नंबर 2 कुछ इस तरह से है, देयर इज़ नो कॉन्टैक्ट बिटवीन दैम। तो मैग्नेटिक फील्ड इस कॉयल के ऊपर इफेक्ट कर रहा है। तो जब आपने इस सर्किट को ऑन करते हैं या ऑफ करते हैं तो उस लम्हे के अंदर गिल्वेनोमीटर की नीडल डिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि जब आप इसको ऑन करके छोड़ देते हैं, नो डिफ्लेक्शन। एक दफ़ा ऑन किया, एक दफ़ा ऑफ किया, तो इन दो मूवमेंट्स के ऊपर, इन दो लम्हों के ऊपर देयर इज़ अ डिफ्लेक्शन। लेकिन जब आप इस सिचुएशन को डील कर रहे हो तो मतलब कि कांस्टेंट कंडीशन है, तो इस दौरान करंट जो हमारे पास प्रोड्यूस नहीं होगा। अब इसी चीज़ को यहाँ पर मैंने बनाया सोलेनॉइड के केस में, यहाँ पर मैं इसको परमानेंट मैग्नेट से करूँगा बिकॉज आई डोंट हैव सोलेनॉइड इन दिस केस। तो मैंने क्या किया हुआ, ये मेरे पास है एक बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट के एक साइड पर रेड पोर्शन, द अदर वन इज द ब्लू वन। तो ये जो बार मैग्नेट का ये है ना, दैट इज नॉर्थ पोल, द रेड वन, एंड द ब्लू वन इज द साउथ पोल। मैंने कुछ सेटअप यूँ लगा रखा है, देयर इज़ अ कॉयल कनेक्टिंग वायर, ये है मेरे पास वो कॉयल जिसके अंदर मैंने करंट पास करना है। मतलब ये मेरी कॉयल नंबर कौन सी है, 2, दिस इज़ माई कॉयल नंबर 2। और सोलेनॉइड की जगह मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, मैग्नेट। तो ये जो सिचुएशन है उसको जहन में रखिएगा कि ये जो आपने सोलेनॉइड बनाया था उसकी जगह हम यूज़ कर रहे हैं मैग्नेट। अब इस मैग्नेट को इस कॉयल के दरमियान में रख दें। नाउ वी हैव अ स्विच की, इस की को जब मैं यहाँ से प्लग आउट करता हूँ तो सर्किट क्लोज होता है, ओपन हो जाता है। तो इस दौरान गिल्वेनोमीटर की नीडल मुझे डिफ्लेक्शन शो करती है और अगले ही लम्हे जब मैं इसको वापस प्लेस करता हूँ तब भी करती है। मतलब जब ये यहाँ पर लगी है और यूँ मैंने इसको पकड़ रखा है, स्टैटिक कंडीशन में है, देयर इज़ नो करंट इन द गिल्वेनोमीटर। गिल्वेनोमीटर की नीडल में आपको कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा, ठीक है। फिर देख लें कि जब मैंने इस मैग्नेट और इस कॉयल को स्टेशनरी कंडीशन में रखा है, देयर इज़ नो डिफ्लेक्शन ऑन द गिल्वेनोमीटर। बट व्हेन आई मूव दिस इन सच अ वे कि मैं यहाँ से इस की को प्लग आउट करता हूँ तो गिल्वेनोमीटर की नीडल डिफ्लेक्शन शो करती है। और जब मैं इसको दोबारा प्लेस करता हूँ तो होप सो आपको नज़र आ रहा होगा गिल्वेनोमीटर पे, गिल्वेनोमीटर की नीडल एक दफ़ा फिर से डिफ्लेक्शन शो करती है। लेकिन इन दोनों केसेस के अंदर गिल्वेनोमीटर की जो डिफ्लेक्शन है वो ओपोजिट है। अगर गिल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन ओपोजिट है तो क्यों है, बिकॉज द गिल्वेनोमीटर इज साइन सेंसिटिव। साइन सेंसिटिव होने की वजह से जब आप लूप को क्लोज कर रहे हैं, व्हेन द स्विच इज बीइंग टर्न ऑन, तो इस कॉयल में जो करंट पास करता है उसकी डायरेक्शन कुछ और है, और जब आप इसको ऑफ करते हैं तो डायरेक्शन ओपोजिट है। तो हमने किया क्या, हमने सिर्फ और सिर्फ अभी तक ये सीखा कि करंट किस तरह से इंड्यूस हुआ था। बुक में आपको कहीं नहीं मिलेगा, जस्ट टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट। फिर सुन लें, जब तक इस मैग्नेट के इर्द गिर्द आप कॉयल को स्टैटिक रखते हैं, देयर इज़ नो नो करंट इज बीइंग इंड्यूस इन द अदर कॉयल। कोई EMF, कोई करंट दूसरी कॉयल के अंदर इंड्यूस नहीं होगा। In order to induce the current in the second coil, जो सिर्फ और सिर्फ कंडीशन है वो क्या है, there should be a changing magnetic field होना चाहिए।
कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो। मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज किया हमने मैग्नेटिक फील्ड को यूँ किया बाय टर्निंग इट ऑन एंड ऑफ। टर्निंग इट ऑन एंड ऑफ करने से क्या होता है, टर्निंग इट ऑन एंड ऑफ करने से ये होता है कि जब तक करंट है मैग्नेटिक फील्ड उसके इर्द गिर्द प्रोड्यूस होगा, ठीक है। जैसे ही आप करंट ऑफ करेंगे उसी में मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होने पर हमें कॉइल के अंदर करंट, हमें कॉइल के अंदर डिफ्लेक्शन शो होती है, ठीक है। इन केस ऑफ सॉलिनॉइड जब आपको करेंगे तो आपको ये मज़ीद बेहतर आप क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ अब हमें जो यहाँ से समझ आई वो ये कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है ना तो करंट की वैल्यू चेंज होती है। फिर एक्सपेरिमेंट्स किए गए और एक्सपेरिमेंट करने पर ये बात हमें नज़र आई, हमें पता चली कि सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड नहीं, एक और फैक्टर भी है, दैट फैक्टर इज़ द एरिया। कि जब हम एरिया चेंज होता है तो ऑब्वियसली फिर भी वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। तो जब मज़ीद हमने उसको सॉल्व किया तो फिर हमें पता चला जी नंबर ऑफ़ टर्न्स इन द कॉयल, अगर ये सेकेंडरी, ये जो सेकेंड कॉयल है, ये अगर 2 कॉयल्स हों तो डबल करंट प्रोड्यूस हो जाता है, अगर ये 3 कॉयल्स हों तो 3 टाइम्स हो जाता है। मतलब जो मैग्नेटिक जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। वो ईएमएफ डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर, ये ईएमएफ डिपेंड कर रही है मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, इट डिपेंड्स अपॉन द एरिया एज वेल। सो अगर इन तीनों फैक्टर्स को हम इकट्ठा करें तो एक तो नंबर ऑफ टर्न्स, उसके तो मल्टीपल पे है, 1 कॉयल, 2, 3 और एंड सो ऑन। और बी और ए को अगर हम मल्टीप्लाई करके देखें तो हमारे पास फैक्टर क्या आता है, दैट फैक्टर इज फ्लक्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर क्या चीज़ है, ईएमएफ उस वक़्त इंड्यूस होगी जब आप फ्लक्स चेंज करेंगे। व्हाट इज़ द फ्लक्स, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द सर्टेन एरिया। कि अगर आप नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स किसी एरिया में से पास कर रही हैं, दैट इज़ कॉल्ड द फ्लक्स। और उसको चेंज करने का मतलब क्या है, उसको चेंज करने का मतलब ये है कि आप फ्लक्स की वैल्यू को कम करें या ज़्यादा करें। तो इन दिस केस देयर विल बी एन ईएमएफ दैट विल बी इंड्यूस्ड। मैं आपके लिए वही डायग्राम जो मैं यहाँ पर कर रहा था मैं बोर्ड पे बनाता हूँ कि वो कैसे था। वो यूँ था कि आपने इस कॉइल के अंदर, ये है मैग्नेट, एक तरफ मैग्नेट का नॉर्थ पोल रखा हुआ है, एक तरफ मैग्नेट का साउथ पोल रखा है, और यहाँ पर हमने रखी है अपनी कॉइल, एंड द कॉइल हैज़ मैनी नंबर ऑफ लूप्स। और इस कॉइल को हमने साथ अटैच कर रखा है गैल्वेनोमीटर से, इन ऑर्डर टू चेक ईदर देयर इज़ अ करंट बीइंग प्रोड्यूस इन इट और नॉट। तो यहाँ पर लगा हुआ है, आप कह लें देयर इज़ अ गैल्वेनोमीटर। सो मैं इस मैग्नेट को का नॉर्थ पोल यहाँ कर देते हैं, साउथ यहाँ, डजेंट मैटर साउथ और द नॉर्थ, उनकी डायरेक्शन कुछ मैटर नहीं करती। आप इस मैग्नेट को इस लूप, इस कॉइल की तरफ मूव कर रहे हैं, और जब मैं इस मैग्नेट को इस कॉइल की तरफ मूव करूँगा देयर विल बी एन इंक्रीज इन द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ में इंक्रीज देखने में मिलेगा। क्यों देखने में मिलेगा, आप यहाँ से नोट करें, मैं एक सरफेस रखता हूँ मैग्नेट के सामने इस पॉइंट ए पर, एक मैं सरफेस रखता हूँ ब्लू में एट पॉइंट बी पर, इन विच केस देयर विल बी मोर नंबर ऑफ लाइंस। दोनों का साइज सेम कर देते हैं, ये कॉइल नंबर बी आ गई। तो मैग्नेट नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एमिट होती हैं। ऑब्वियसली जब ये लाइंस एमिट होंगी तो कॉइल बी में से नंबर ऑफ लाइंस जो पास कर रही होंगी वो ज़्यादा होंगी एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द कॉइल नंबर ए में से नंबर ऑफ लाइंस कम होंगी, बी में नंबर ऑफ लाइंस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ज़्यादा होंगी। तो ज़्यादा होने या कम होने से क्या इफेक्ट होता है, जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स आपको पता है उतना ज़्यादा होगा। सो हमने यहाँ पर जो बात की, हमने ये नहीं कहा कि लाइंस कम है ज़्यादा, हमें सिर्फ एक चीज़ से करना है, देयर शुड बी अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। जितनी तेज़ी से आप फ्लक्स चेंज करेंगे उतनी ज़्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिसिटी किस तरह इंड्यूस होती है, बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स। अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर दें ऑब्वियसली ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। सो आगे जाकर हम कहीं पर ये बात करेंगे ईएमएफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स। कुछ और फैक्टर्स भी होंगे, उनको हम अभी इग्नोर कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट बना रहे हैं कि जितनी तेज़ी से आप फ्लक्स को चेंज करेंगे उतनी ज़्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, जितना स्लो करेंगे उतना
ईएमएफ कम प्रोड्यूस होगी। ये तो होगी डिपेंडेंस। नेक्स्ट, अब मैं इस नॉर्थ पोल को इस मैग्नेट की तरफ मूव कर रहा हूँ। व्हाट आई एम डूइंग, मैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ। आप यहाँ से देख लें, बी तक है तो कम है, अब मैग्नेट आगे मूव करेगा, ऑब्वियसली ए में से नंबर ऑफ लाइंस बढ़ना शुरू हो जाएंगी, बी की भी बढ़ेंगी, बी की और बढ़ जाएंगी, ए में से भी बढ़ना शुरू हो जाएंगी, बी की वैल्यू चेंज होगी। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द फ्लक्स, फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी डॉट ए। अगर बी बढ़ रहा है, बी चेंज हो रहा है, तो डेल्टा बी लिख रहे हैं आप, एरिया चेंज नहीं हुआ क्योंकि कॉइल इज स्टिल द सेम, सो डेल्टा बी, बी की वैल्यू चेंज होगी तो फ्लक्स क्यों नहीं चेंज होगा, वो भी तो चेंज हो जाएगा, फ्लक्स चेंज हो जाएगा। और गिल्वानोमीटर हमें डिफ्लेक्शन शो करना शुरू कर देगा, और जब गिल्वानोमीटर हमें डिफ्लेक्शन शो करेगा, इट मीन्स देयर इज एन इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल। और अगर करंट है तो करंट के पीछे रीज़न क्या होती है, करंट के फ्लो के पीछे रीज़न एक ही होती है, दैट रीज़न इज EMF। और रीज़न क्या होगी, EMF। और इस केस में हम EMF को क्या नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड EMF, दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड EMF। यू कैनॉट यूज द वर्ड वोल्टेज, in this case it's similar because voltage and the EMF both are the same because we are not using a battery। यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर आपको बैटरी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। विदाउट बैटरी हम उस कॉइल के अंदर करंट जनरेट कर रहे हैं। मैं मैग्नेट की मदद से इस कॉइल के अंदर एक दफ़ा फिर आपको करंट मैं आपको शो करके दिखाऊंगा। व्हेन आई मूव द मैग्नेट अराउंड द कॉइल, मैग्नेट को मूव करने पर कॉइल के इर्द गिर्द या कॉइल के इन एंड आउट में मूव करूँ जस्ट लाइक आई एम डूइंग हियर, तो इस कॉइल के अंदर करंट प्रोड्यूस होता है। गिल्वानोमीटर क्यों लगाया, इट इज़ जस्ट टू डिटेक्ट ईदर द करंट इज़ बीइंग इंड्यूस्ड और नॉट। और इस केस के अंदर जो करंट होता है, दैट करंट इज़ कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। तो अगर आपने इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू फाइंड करनी हो तो इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू फाइंड करने के लिए वही फॉर्मूला है, करंट I into R। इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल्स टू इंड्यूस्ड करंट मल्टी टाइम्स रेजिस्टेंस। करंट और रेजिस्टेंस को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें, दैट इज इक्वल्स टू इंड्यूस्ड EMF। नेक्स्ट कुछ फैक्टर्स हैं आपकी बुक के ऊपर मेंशन किए गए कि किन किन फैक्टर्स के ऊपर EMF इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू डिपेंड करती है। तो एक इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू डिपेंड करती है ऑन द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, विच मैग्नेट यू आर यूजिंग, आइदर A1 और द B1। अगर आप A मैग्नेट यूज़ कर रहे हैं तो इस मैग्नेट का साइज़ स्मॉलर है, ठीक है। तो जब ये मैग्नेट छोटा मैग्नेट है तो ये बात जहन में रखिएगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी। अगर आप बड़ा मैग्नेट यूज़ करेंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, छोटा मैग्नेट यूज़ करेंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी। तो इस केस के अंदर जो म्यूचुअल इंडक्शन होगी इन द केस ऑफ लार्जर मैग्नेट वो ज़्यादा होगी, और स्मॉलर मैग्नेट के केस में म्यूचुअल इंडक्शन कम होगी, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कम होगी। दूसरा फैक्टर है द मूविंग द लूप फास्टर। मूविंग द लूप फास्टर का मतलब क्या था, वो ये है कि इन दोनों को जब आप मूव कर रहे हैं, दोनों को कर लें या किसी एक को कर लें, देयर शुड बी अ रिलेटिव मोशन बिटवीन दैम, द मैग्नेट एंड द कॉइल। कॉइल और मैग्नेट के दरमियान में रिलेटिव मोशन होनी चाहिए। या तो मैग्नेट डाउनवर्ड मूव कर लें या मैग्नेट अपवर्ड मूव कर लें, या फिर इस कॉइल को डाउनवर्ड मूव कर लें या कॉइल को अपवर्ड मूव कर लें। अगर आप इन दोनों को इस तरह से मूव करें कि स्पीड बढ़े, आप मैग्नेट को तेज़ वाइब्रेटर पे लगा दें, एक वाइब्रेटर है वो तेज़ से वाइब्रेट करवा रहा है मैग्नेट को, तो ऑब्वियसली इस कॉइल के अंदर जो करंट प्रोड्यूस होगा उसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी। दूसरा, अगर आप कॉइल को मूव करवा रहे हैं तो कॉइल को वाइब्रेटर पे लगा दें जो कॉइल को तेज़ वाइब्रेट करवाए। जितना तेज़ कॉइल को वाइब्रेट करवाएगी मैग्नेटिक फील्ड उतना, फ्लक्स उतना तेज़ी से चेंज होगा। क्या मैंने बोला, मैग्नेटिक फ्लक्स उतना तेज़ी से चेंज होगा। सो इट इज़ टाइम डिपेंडेंट। ये जो मैंने कहा कि उसका तेज़ होना या स्लो होना वो टाइम पे डिपेंड करता है। तो इस फॉर्मूले का अगला डिपेंडेंट जो आपको मिल गया वो भी, induced EMF is directly proportional to change in flux with respect to time। ठीक है, या आप यूं कह लें EMF is directly proportional to rate of change of flux। आगे चल के फैराडेज लॉ यही था, यही है फैराडे की इन्वेंशन, वो जिसके ऊपर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमारे मुल्क की इकॉनमी को चला रहा है, ठीक है। इससे इसी फिनोमेनन को यूज़ करके हम डैम्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, हम इसी की बेस के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ना हो तो मुल्क की इकॉनमी 50% से भी नीचे चली जाती है।
बिकॉज तमाम तर इंडस्ट्री सारा कुछ हमारा इलेक्ट्रिसिटी पे आज शिफ्ट हो चुका हुआ है. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ द फिजिक्स. बहरहाल हम बात कर रहे थे कि हम किस तरह EMF को बढ़ा सकते हैं. तो पहला फैक्टर हमने उसमें डिस्कस किया यूजिंग अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेट. दूसरा हमने यूज़ किया बाय मूविंग द कॉयल फास्टर. इवन द कॉयल और द मैग्नेट, दोनों में से किसी भी चीज़ को आप मूव करवा सकते हैं. एंड द लास्ट जो चीज़ इसमें लिखी है बाय रिप्लेसिंग द कॉयल विद मैनी नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब जहाँ पर आपने एक कॉयल यूज़ की है आप इसकी जगह एक से ज़्यादा कॉयल्स यूज़ कर लें. और जब आप एक से ज़्यादा कॉयल्स यूज़ करते हैं सो ऑब्वियसली यू आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मैंने इसको पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया. E is directly proportional to N. ये नंबर ऑफ टर्न्स पे EMF डिपेंड करती है. अगर एक कॉयल है तो कम होगा, दो कॉयल्स होंगी तो डबल होगा, तीन कॉयल्स होंगी तो इट विल बी ट्रिपल एंड सो ऑन. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिफरेंट मेथड्स हमने यूज़ करने हैं जिससे हम EMF को इंड्यूस कर सकें. ठीक है, डिफरेंट मेथड्स टू इंड्यूस्ड EMF. तो उसके लिए पहला मेथड यही कॉयल वाला ही एक्सप्लेन किया गया है और उसके लिए उसने चूँकि थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल डायग्राम बनाई है तो मैं एक दफ़ा फिर आपके लिए उसको शो कर देता हूँ. वो आपके लिए डायग्राम कुछ यूँ है कि यहाँ पर हमारे पास एक मैग्नेट, अगर हम इसी के बिल्कुल सामने ड्रॉ कर लें, मैग्नेट तो हमारे पास यहाँ पर है. सो अगर इस मैग्नेट के बिल्कुल सामने ड्रॉ करें तो हम यूँ कह सकते हैं कि ये हमारे पास मैग्नेट, इसके सामने यहाँ पर है कॉयल ना. अब मैं आपके लिए ना इसके अंदर किसी किस्म का कोई गिल्वानोमीटर नहीं लगा रहा. क्यों नहीं गिल्वानोमीटर लगाने की ज़रूरत ना हो? वी हैव अ कॉन्सेप्ट कि इसमें करंट तो इंड्यूस होगा. करंट की डायरेक्शन क्या होगी वो हम नेक्स्ट लेंज़ेस लॉ में देखते हैं. सो आप इस मैग्नेट को इसके करीब मूव करवाएं. करीब मूव करवाने पर क्या होगा? करीब मूव करवाने पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू बढ़ेगी. And when the magnetic field strength increases, what will happen? There will be a change in flux. जब फ्लक्स चेंज होता है तो क्या प्रोड्यूस होती है? EMF. तो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें. EMF कब प्रोड्यूस होती है? जब फ्लक्स चेंज होता है. फ्लक्स चेंज करने के लिए फ्लक्स का फॉर्मूला देखें. फ्लक्स इज इक्वल्स टू B डॉट A. B डॉट A, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ और इसको मैं अगर ओपन करके लिखूं तो फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू B A cos थीटा. अब अगर मैंने फ्लक्स चेंज करना है, नंबर 1 B चेंज कर लें, B बढ़ा दें, फ्लक्स चेंज हो गया. फ्लक्स चेंज हो गया, EMF इंड्यूस हो गई. एरिया बढ़ा दें, दूसरा मेथड यही एक होगा. एरिया बढ़ा दें, फ्लक्स चेंज हो जाएगा. तीसरा, कॉयल और मैग्नेट के दरमियान में एंगल शिफ्ट कर दें. एंगल शिफ्ट करेंगे, EMF चेंज हो, फ्लक्स चेंज हो जाएगा. फ्लक्स चेंज होने का क्या मतलब है वो भी ज़हन में रहे. फ्लक्स चेंज होने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि फ्लक्स बढ़े. चेंज डिक्रीज़ का भी हो सकता है, चेंज इंक्रीज़ का भी हो सकता है. दोनों केसेस के अंदर रिजल्ट्स हमारे पास बिल्कुल सेम होंगे, बस करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी. अगर इंक्रीज़ करने पर मतलब मैग्नेट के करीब जाने पर अगर क्लॉकवाइज है तो मैग्नेट के अवे जाने पर लूप के अंदर करंट की डायरेक्शन क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज. लेकिन करंट की अमाउंट कितनी होगी? अगर मैं इस मैग्नेट को 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से करीब मूव करवा रहा हूँ और इसमें कॉयल के अंदर जो करंट प्रोड्यूस हुआ, लेट्स से इट इज़ 1 एम्पेयर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. मैं मैग्नेट को करीब मूव करवा रहा था. अगर मैं इसी वेलोसिटी के साथ मैग्नेट को पीछे मूव करवा दूं बैकवर्ड, अब की बार भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी. नाउ द मैग्नेटिक फील्ड विल डिक्रीज. मैग्नेटिक फील्ड जब डिक्रीज होगा तब भी तो फ्लक्स चेंज हो गया. फ्लक्स चेंज होने पर EMF प्रोड्यूस होती है. सो अब की बार जो करंट की वैल्यू होगी दैट विल बी 1 एम्पेयर. एंड व्हाट विल बी इट्स डायरेक्शन? दिस डायरेक्शन विल बी काउंटर क्लॉकवाइज. सो यू कैन से दैट इट इज़ एंटी क्लॉकवाइज. दोनों बातें सेम है. सो इस चीज़ को अगर हम एक्सपेरिमेंटली देखें, तो हम इस चीज़ को एक्सपेरिमेंटली यूँ देख सकते हैं कि मैं इस कॉयल में से मैग्नेट को मूव करवाऊंगा, देन यू विल सी द डिफ्लेक्शन ऑन द गिल्वानोमीटर. और गिल्वानोमीटर डायरेक्शन सेंसिटिव है. व्हेन आई मूव द मैग्नेट into the coil, it will deflect towards the right side. When I move it away from the magnet, away from the coil, it will move towards the left side. So ये galvanometer साइन सेंसिटिव होता है.
ये जब आप मैग्नेट को अंदर की तरफ मूव करवाएंगे एंड इट डिपेंड्स अपॉन द योर स्पीड, मैंने कहा इट डिपेंड्स अपॉन योर स्पीड कि आप जितनी तेज़ी से मूव करवाएंगे उतनी ज़्यादा वैल्यू होगी, जितना स्लो मूव करवाएंगे उतनी कम वैल्यू होगी। हाउएवर देयर विल बी अ डिफ्लेक्शन ऑन द गैल्वेनोमीटर। तो मैं कोशिश करता हूँ मैं इसको यहाँ से पास करूँ तो यहाँ पर आपको डिफ्लेक्शन शो होती है गैल्वेनोमीटर पे। आई कैन सी द नीडल बिकॉज आई एम वेरी क्लोजर टू इट, नीडल वाइब्रेट करती है। और एक दफ़ा जब मैं मूव इनवर्ट करवाता हूँ तो गैल्वेनोमीटर की नीडल मेरे हिसाब से जिस तरह आपके सामने पड़ा है तो आपके हिसाब से ये राइट साइड पर डिफ्लेक्ट करेगी, और मैं अपने हिसाब से बात करूँगा जब मैं इसको अवे मूव करता हूँ तो फिर वो दूसरे एंड की तरफ डिफ्लेक्ट करती है। सो अगर हम वाइट बोर्ड पे वापस चलें तो उसी तरह की चीज़ हमने यहाँ पर ड्रॉ की थी कि हमने मैग्नेट को कॉइल के क्लोज़र मूव करवाया, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमने बढ़ा ली। तो ये हो गया पहला मेथड। दूसरा मेथड इसमें बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल। एरिया ऑफ द कॉइल चेंज करने का क्या मतलब है? एरिया ऑफ द कॉइल चेंज करने का मतलब अब हम दूसरे फैक्टर पे आ चुके हैं, इस एरिया को चेंज कर रहे हैं। अब हमारे पास ये है कॉइल, इस कॉइल की शेप अगर हम ड्रॉ करें तो सपोज ये हमारे पास एक कॉइल है जस्ट लाइक दिस, ये हमारे पास कॉइल। अब इस कॉइल को मैं अगर यूँ स्ट्रेच कर दूँ तो ऑब्वियसली क्या होगा, इस कॉइल का एरिया कम हो जाएगा। यहाँ पर अभी इसका एरिया ज़्यादा, जब मैं इसको यूँ स्ट्रेच कर देता हूँ तो एरिया बहुत कम। तो एरिया के कम ज़्यादा करने पर भी फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो अगर इस चीज़ को हम ड्रॉ करें तो ये है सर्कुलर कॉइल। इस सर्कुलर कॉइल, इस कॉइल के आप यहाँ पर एक फोर्स लगाएं, इस कॉइल के ऊपर यहाँ पर फोर्स लगाएं तो ये आपको कॉइल किस तरह की नज़र आएगी। नाउ दिस विल बी द शेप ऑफ द कॉइल। और अगर कॉइल की ये शेप हो जाती है, नाउ एरिया इज़ नॉट द सेम। जब एरिया सेम नहीं है, फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो गई, क्योंकि एरिया आपने चेंज करना है, फ्लक्स चेंज हो गया, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। तो ये दूसरा मेथड बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल। थर्ड मेथड इसमें ये है बाय रोटेशन ऑफ द कॉइल। रोटेशन ऑफ द कॉइल में क्या चीज़ इन्वॉल्व है? द एंगल थीटा। बी की वैल्यू सेम, एरिया की वैल्यू सेम, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज कर रहे हैं? थीटा। व्हेन द कॉइल विल स्टार्ट रोटेटिंग, आप यूँ समझें कि इस कॉइल को मैंने रोटेट करना शुरू कर दिया है। कॉइल को रोटेट करने के लिए हम कुछ सिचुएशन यूँ यूज़ कर लेते हैं। दिस इज़ आवर कॉइल। अब ये कॉइल जब मैं बिल्कुल सामने इसके रखूँगा तो क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन इसको कट करेंगे, और जब मैं इसके सामने यूँ ले जाता हूँ तो लाइंस मिनिमम हो जाती हैं। आप यूँ कंसिडर करें कि यहाँ पर इस साइड पर मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, दूसरे एंड पर यहाँ पर मैग्नेट का मैंने दूसरा मैग्नेट रखा है, इसका साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ मूव कर रही हैं? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब मैं जब इसके दरमियान में इस कॉइल को रोटेट करूँगा देन व्हाट विल हैपन? इस कॉइल को रोटेट करने पर नंबर ऑफ लाइंस चेंज होंगी। क्यों चेंज होंगी? जब ये कॉइल यूँ पैरेलल आती है, नो लाइन विल कट इट। जब ये कॉइल परपेंडिकुलर आ जाती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस इसमें से पास करेंगी, ठीक है, क्योंकि एक तरफ नॉर्थ पोल है, दूसरी तरफ साउथ, तो लाइंस ने तो इसमें से पास करना है। तो जब ये लाइंस की तादाद चेंज हो गई तो फ्लक्स आपने चेंज कर लिया। सो इसके लिए दूसरा हमने मेथड क्या पढ़ लिया? बाय रोटेटिंग द कॉइल। अगर हम कॉइल को रोटेट कर दें तो रोटेशन के केस में भी फ्लक्स की वैल्यू चेंज की जा सकती है। नेक्स्ट इसमें यहाँ तक हमने पढ़े कि सारे के सारे मेथड्स थे माइकल फैराडे के। नेक्स्ट इसमें जो हम मेथड यूज़ करते हैं, हम यहाँ पर मेथड यूज़ कर रहे हैं दोनों जो जोसेफ हेनरी के थे। जोसेफ हेनरी ने जो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, उन एक्सपेरिमेंट्स के अंदर सोलेनॉइड उसने यूज़ किए 2 अदद। उसने किया क्या? 2 सोलेनॉइड, 2 कॉइल्स कह लें, मैं सोलेनॉइड का वर्ड अभी यूज़ नहीं करता, वो आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा। एक को आपने करंट प्रोवाइड कर दिया खुद से। करंट प्रोवाइड करने पर क्या होगा? देयर विल बी अ मैग्नेटिक फील्ड, और ये करंट की डायरेक्शन है तो यहाँ नॉर्थ बनेगा, देयर विल बी द साउथ पोल। और अब आप इस करंट की वैल्यू को कम ज़्यादा करें। करंट की वैल्यू को कम ज़्यादा करने के लिए देयर इज़ अ वेरी सिंपल मेथड, यू कैन यूज़ अ रियोस्टेट। आप एक रियोस्टेट को यूज़ कर दें। रियोस्टेट को जब आप मूव करवाएंगे इस पॉइंटर को, ऑब्वियसली इट विल गिव यू अ चेंजिंग पोटेंशियल। सो करंट की वैल्यू भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। जब रेजिस्टेंस का पोर्शन ज़्यादा यूज़ करेंगे करंट कम हो जाएगा, जब रेजिस्टेंस का पोर्शन कम यूज़ होगा करंट ज़्यादा हो जाएगा। तो करंट चेंज हो गया। करंट के चेंज होने पर इस कॉइल पे क्या इफेक्ट होगा? इस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। क्यों? अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किट लॉ, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। सो जब कॉइल के अंदर करंट ज़्यादा, मैग्नेटिक फील्ड
ज़्यादा, करंट कम, मैग्नेटिक फील्ड कम। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम ज़्यादा हो रही है तो आप इसके करीब एक और कॉइल रख दें, और कॉइल ना भी रखें तो इस कॉइल के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो रही है ना, तो इस कॉइल के अपने अंदर ही मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस कॉइल का अपना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होती है तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। तो इस कॉइल के अंदर इंड्यूस हो गई, अपने अंदर ही आपने एक ही कॉइल के अंदर करंट चेंज किया, ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। बच्चों यहाँ पर इसकी डिटेल इतनी ज़्यादा नहीं है, तो अगर तो आपको समझ आ जाए बहुत अच्छी बात है, अगर आपको ये क्लियर ना भी हो इट्स नॉट अ बिग डील। आगे इसका 1.5 पेज का एक पूरा टॉपिक है, वहाँ पर हम इसको डिटेल से कर लेंगे। बस जोसेफ हेनरी का चूँकि इसका पोर्शन है तो उसको क्रेडिट देना बनता है, इसलिए हम उसको डिस्कस कर लें। फिर सुन लें, आपने यहाँ से करंट पास किया, एक रियोस्टेट यूज़ किया। रियोस्टेट क्यों यूज़ किया? हमने यहाँ पर करंट की वैल्यू को चेंज करना। करंट की वैल्यू को चेंज करने से क्या होगा? बी की वैल्यू चेंज होगी, एंड जब बी की वैल्यू चेंज हो तो क्या होता है? फाई चेंज हो जाता है, और जब फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। तो इस कॉइल के अंदर जब करंट चेंज करेंगे, फ्लक्स इस कॉइल के अंदर चेंज हो जाएगा। फ्लक्स के चेंज होने पर इस कॉइल के अंदर क्या प्रोड्यूस होगी? ईएमएफ, एंड दिस phenomenon is called self induction. By changing the current in the one coil produces an EMF in itself. This phenomenon is called self induction. अब इसके करीब एक और coil ला कर रखते हैं. So I have another coil in a blue color, and now I name it as it is my secondary coil. So first one is primary, the other one will be secondary. और इस सेकेंडरी कॉइल के अंदर हम गिल्वेनोमीटर भी लगा देते हैं इन ऑर्डर टू चेक ईदर ईएमएफ इज बीइंग प्रोड्यूस और नॉट। आप इस कॉइल के अंदर करंट की वैल्यू चेंज करें। करंट की वैल्यू चेंज करने के लिए रियोस्टेट यूज़ कर लें या स्विच लगा दें, जिस तरह मैंने यूज़ किया। स्विच लगाने पर क्या होगा? करंट की वैल्यू बढ़ेगी, करंट की वैल्यू कम होगी, क्योंकि जब आप सर्किट को ऑन करते हैं there will a current that will run through this coil, और जब करंट इस कॉइल में से पास करेगा तो इस कॉइल के इर्द मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की लाइंस कुछ इस सामने वाली कॉइल में पास करेंगी। अब जब आप यहाँ पर लगा स्विच ऑफ कर देते हैं, स्विच ऑफ करने पर क्या होगा? ये लाइंस ख़त्म हो गई। अब एक मोमेंट इसके अंदर लाइंस एंटर हो रही थी, जब आपने बंद किया लाइंस उस कॉइल के अंदर एंटर होना बंद हो गई, तो उस कॉइल का फ्लक्स चेंज हो गया। जब इस कॉइल का फ्लक्स चेंज हो गया, एक मरतबा फिर इस कॉइल के अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस हुई। आपने करंट कहाँ चेंज किया? प्राइमरी कॉइल में। ईएमएफ कहाँ प्रोड्यूस हुई? सेकेंडरी कॉइल के अंदर। तो दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन। इस पर भी घबराना नहीं है, आगे इसका डिटेल्ड टॉपिक मौजूद है, तो पूरा एक 40 मिनट का लेक्चर सिर्फ इसी टॉपिक पर होगा। सो एक कॉइल के अंदर आपने करंट चेंज किया, दूसरी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो गई। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये था हमारा टॉपिक। एक आखिरी लाइन पर इस पूरे टॉपिक को समराइज़ कर देते हैं कि जब भी करंट पास करें तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये एम्पेयर की कहानी थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। ठीक है, कि करंट से मैग्नेटिज्म भी होता है और मैग्नेटिज्म से भी करंट प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो वो जो करंट इंड्यूस होता है वो कैसे होता है? बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द क्लोज लूप। जब किसी क्लोज लूप का आप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हैं तो उसके अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाती है। होप सो आपका टॉपिक समझ आया होगा। इन दो लास्ट पॉइंट्स से जो सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन पे हैं, इन पे ज़्यादा आपने घबराना नहीं है, इनको हम मज़ीद आगे डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। और ये बाकी सारे भी, सिवाय ये एक एक चीज़ डिस्कस नहीं होगी, वो एरिया वाला जो कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लूप को स्ट्रेच करके एरिया चेंज कर रहे थे, बाकी हर टॉपिक आगे डिस्कस होगा। अल्लाह हाफ़िज़।